नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर का फ्लक्स सीखने के बाद पहला सवाल हमारा इस प्रकार रहेगा। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो सीख लिया है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, इफ अ सिलेंडर इज प्लेस्ड इन एन electric field E vector as shown below, find total flux linked with cylinder given electric field is uniform and cylinder is a closed surface. तो ये डायग्राम सवाल के साथ दिया हुआ है। इस प्रकार से हमारे पास एक सिलेंडर है, इसकी लेंथ L है, इसका दोनों तरफ का जो सर्कल का रेडियस है वो R है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है। ई वेक्टर, ठीक है। अब हमको ये सिलेंडर क्लोज सिलेंडर दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिलेंडर केवल सर्कुलर सरफेस वाला नहीं है, उसके दोनों एंड्स पे भी सर्कल के रूप में सरफेसेस हैं, जिससे कि वो पूरी तरह से बंद सरफेस है, मतलब अंदर उसके अंदर वॉल्यूम एनक्लोज्ड है, राइट। ओके, जैसे मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि अगर ये कोई कागज है और मैं इस कागज का एक सिलेंडर फॉर्म कर दूं, ऐसा ये सिलेंडर बना दिया मैंने, तो ये ओपन सिलेंडर हो गया, क्योंकि इस तरफ से खुला है, इस तरफ से भी खुला है। लेकिन अगर मैं इधर से एक सर्कल से इसको बंद कर दूं और इधर से भी एक सर्कल से बंद कर दूं, तो अब ये क्लोज्ड सिलेंडर बन जाएगा। इसको दोनों तरफ से बंद कर दिया जाए तो ये क्लोज्ड सिलेंडर हो जाएगा। तो यहां पर ये क्लोज्ड सिलेंडर है, यानी जो सरफेस है वो क्लोज्ड है, यानी उसके अंदर कोई वॉल्यूम इनक्लोज्ड है, राइट। तो अब इसमें इस सिलेंडर में कितने सरफेसेस हो गए? तो देखो, एक तो ये कर्व्ड सरफेस हो गया, एक सरफेस तो हो गया ये कर्व्ड सरफेस। फ्लक्स निकालना है ना, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या होता है? ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, कल हमने सीखा था फ्लक्स। तो एक तो हमको इस सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस के कारण फ्लक्स निकालना पड़ेगा। एक हमको इधर वाला जो सर्कुलर सरफेस है, इधर वाला जो सर्कल है, इधर वाला, ठीक है, इधर सर्कल है, इस सर्कल पर फ्लक्स निकालना पड़ेगा। और एक हमको इस तरफ वाला सर्कल, इधर वाले सर्कल पे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, राइट। अब मैंने इसको इधर वाले और इधर वाला ढक्कन लगा के बंद नहीं किया है, लेकिन आप इमेजिन कर लेना कि इधर से और इधर से ढक्कन लगा हो और ये बंद है, ठीक है, राइट। तो इधर से एक सर्कल है, ढक्कन लगा हुआ है, बंद है, इधर से एक सर्कल है, ढक्कन लगा हुआ है, बंद है, ऐसा ये सिलेंडर है। और इस सिलेंडर से हमको लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू
निकालनी है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है ना। तो मैं सबसे पहले इधर वाला सर्कल, इस तरफ वाला जो सर्कल है जो मेरी ओर से इधर से दिख रहा है, इस सर्कल मतलब इधर वाले सर्कल से लिंक्ड फ्लक्स निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इस वाले एरिया को मैं 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। ये एरिया 1 है, ठीक है। इधर वाला जो सर्कल है उसका एरिया 2 है, और ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका एरिया 3 है। तो इसमें 3 प्रकार के सरफेसेस हैं। एक इस तरफ वाला सर्कल का एरिया 1, एक इस तरफ वाला सर्कल का एरिया 2, और एक सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है वो तीसरे नंबर का सरफेस है। ऐसे 3 सरफेसेस इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। इन तीनों पर फ्लक्स निकाल के जोड़ देंगे। फ्लक्स स्केलर है ना, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट है ना, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है ना, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट से जो भी आंसर आता है वो स्केलर आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि स्केलर क्वांटिटी है, हम उनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सरफेसेस के फ्लक्स को जोड़ सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अभी मैं इस तरफ वाला जो सर्कल है, मैं इस सर्कुलर एरिया जो इस तरफ वाला सर्कल है, इस सर्कल वाला फ्लक्स निकालने जा रहा हूं, ठीक है। इस तरफ का जो सर्कल है, इस सर्कल जिसको मैंने सरफेस 1 कहा है, उसका फ्लक्स निकालने जा रहा हूं, ठीक है। तो फ्लक्स लिंक्ड विथ सर्क्यूलर सरफेस 1, इसको मैं φ1 नाम दूंगा, और ये होगा ई वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, इस प्रकार लिख सकता हूं, ठीक है। अब या इसको ऐसे भी कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वेक्टर करके, ठीक है, राइट। तो कब ये यूज करना है और कब ये यूज करना है? तो जब भी फ्लैट सरफेस हो, फ्लैट, ठीक है, फ्लैट सरफेस होगा तो क्या होगा, आप ये डायरेक्टली यूज कर पाओगे। लेकिन जब भी कर्व्ड सरफेस होगा तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों, वो आपको यहां समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैं इस सर्कुलर सरफेस पे एक छोटा सा पार्ट एरिया के रूप में छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो इस एलिमेंट का आउटवर्ड नॉर्मल ये एरिया की डायरेक्शन होगी। कल हमने बात सीखी थी कि जब भी क्लोज्ड सरफेसेस होते हैं तो क्लोज सरफेसेस में बाहर की तरफ निकलने वाला जो नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इधर वाला जो सर्कुलर फेस है, इधर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल पे छोटा सा एलिमेंट बना दिया, और उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन का होगा, क्योंकि इस सिलेंडर से बाहर निकलने वाला नॉर्मल मतलब इस सर्कल को परपेंडिकुलर, नॉर्मल मतलब इस सरफेस को परपेंडिकुलर, राइट, तो इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर आएगा। तो इधर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल पे कोई भी छोटा एलिमेंट बनाया तो उस एलिमेंट पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर आएगी। तो इस छोटे से पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर DA1 वेक्टर, अगर मैं इसको कहूं तो ये इस डायरेक्शन में आएगा, राइट, ओके। और अब आप देखो कि चूंकि ये फ्लैट सरफेस है, फ्लैट है ये, है ना, समतल है, फ्लैट है, तो इस सर्कल, ये वाला सर्कल जो इधर वाला सर्कल है वो फ्लैट है, तो इस फ्लैट सरफेस पर मैं कहीं पे भी छोटे छोटे एलिमेंट ले लूं तो हर एलिमेंट का एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो DA वेक्टर, DA1 वेक्टर, है ना, ऐसे में छोटे छोटे एलिमेंट्स कहीं भी ले लूं तो सबकी डायरेक्शन एक जैसी आएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और DA1 वेक्टर की जो दोनों की डायरेक्शन है वो सेम है। यानी मैं φ1 यहां लिख सकता हूं, φ1 ये फ्लक्स लिख सकता हूं, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू
ये एरिया, अगर मैं ये एरिया डायरेक्ट लिखता हूं तो ये पूरे सर्कल का एरिया है A1, ठीक बात है। तो पूरे सर्कल का एरिया मैं लिख देता हूं पाई आर स्क्वायर, है ना। और फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 0 डिग्री। और अगर मैं इंटीग्रेशन से करना चाहता हूं तो इसको ऐसे लिखूं पहले, ई का मॉड इंटू DA1 का मॉड इंटू कॉस 0 डिग्री, इसमें भी कॉस 0 ही आएगा। और फिर पाई 1 इज इक्वल टू, यहां तो E इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे अगर मैं इंटीग्रेशन से करना चाह रहा हूं तो E बाहर निकल आएगा क्योंकि E तो कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, DA1 का, मतलब एरिया का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो एरिया का इंटीग्रेशन मतलब क्या कि इस प्रकार के जो छोटे छोटे एलिमेंट्स इस सर्कल पे लूंगा उन सब एरियाज को मिला दो, तो यानी ये कुल मिला के पूरे सर्कल का एरिया तो बनेगा। तो यहां पर भी इस इंटीग्रेशन का आंसर पाई आर स्क्वायर ही तो आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जो मैं आपसे बोल रहा था कि अगर सरफेस फ्लैट है, कर्व्ड नहीं है, तो उस पर सारे जो एलिमेंट्स है उनके लिए एरिया की डायरेक्शन सेम होगी। अब वो एरिया की डायरेक्शन सेम होगी तो आपको अलग से इंटीग्रेशन करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, वो इंटीग्रेशन डायरेक्टली उस सर्कल का पूरा एरिया आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन से नहीं भी किया तो भी चलेगा, लेकिन हम ये काम कर्व्ड सरफेस में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस में अगर मैं इधर एलिमेंट लूंगा छोटा सा तो उसका जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो अलग आउटवर्ड निकलेगा, नॉर्मल तो ऐसा निकलेगा। अगर मैं इधर छोटा सा एरिया लूंगा तो उसका आउटवर्ड नॉर्मल इधर निकलेगा। यानी कर्व्ड सरफेस पे क्या होगा, हर जगह छोटे छोटे एलिमेंट्स में लूंगा तो उसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में चेंज आता जाएगा, राइट। तो इसलिए यहां पर मुझे कर्व्ड सरफेस में इंटीग्रेशन से ही काम करना पड़ेगा। और जब भी फ्लैट सरफेस आएंगे, है ना, सर्कल, ट्रायंगल, ठीक बात है, कोई भी फ्लैट सरफेस आएगा तो स्क्वायर, फ्लैट सरफेसेस के लिए मैं डायरेक्टली ई डॉट ए लिख सकता हूं। तो अब आपको समझ में आया कि ई डॉट ए और इंटीग्रेशन ई डॉट डी कहां कहां यूज करना है, राइट। ओके, यहां तो दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, आंसर ई इंटू पाई आर स्क्वायर, पहला फ्लक्स आ गया। अब मैं दूसरे फ्लक्स पे जा रहा हूं, यानी जो इस तरफ का सर्कल है, जो इधर वाला सर्कल है, इस सर्कल से लिंक्ड फ्लक्स निकाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं इधर वाले सर्कल पे जा रहा हूं, इधर वाले सर्कल पे, ये सेकंड सर्कल है, इस तरफ वाला सर्कल है। तो इसका फ्लक्स कैसे लिखूंगा मैं, फ्लक्स लिंक्ड विथ सर्क्यूलर सरफेस 2। तो इस 2 सरफेस का जो फ्लक्स है उसको लिखने के लिए, ये फ्लैट सरफेस है तो ई डॉट एरिया डायरेक्ट लिख सकता हूं। अब ई की जगह तो ई आ जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी डायरेक्शन इस तरफ है, और एरिया पाई आर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर अगर लिया जाए तो उसकी डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। आप चेक कर सकते हैं कैसे, देखिए अगर मैं इधर इसका कोई भी छोटा सा पार्ट लेता हूं इस एरिया का, राइट, और इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करने का प्रयास करता हूं तो ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, आउटवर्ड नॉर्मल। नॉर्मल कौन सा चाहिए होता है, क्लोज सरफेसेस में आउटवर्ड नॉर्मल चाहिए होता है। तो इस सर्कल का आउटवर्ड नॉर्मल जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसका बाहर निकलने वाला नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, राइट। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब वो जो अंदर वॉल्यूम क्लोज्ड है उससे बाहर निकलने वाला होना चाहिए। तो इधर वाला जो सर्कल है, इस सर्कल पर मैं कोई भी छोटा एलिमेंट लूं तो उसका एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन का आएगा, लेकिन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है, तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर इधर है, जबकि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है जबकि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है। क्या आपको नजर आ रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में एक दूसरे के अपोजिट है? क्या आपको दिखाई दे रहा है? ई वेक्टर और DA2 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है मतलब cos 180 एंगल हो गया। cos 180 की वैल्यू, 180 की वैल्यू, cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए जो सेकंड वाला फ्लक्स है वो हो जाएगा -E इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। एक और फ्लक्स निकालना है, तीसरा फ्लक्स जो कि कर्व्ड सरफेस से लिंक्ड है।
ये जो कर्व्ड सरफेस है इससे लिंक्ड फ्लक्स निकालना है ना, इस कर्व्ड सरफेस। अब ये कर्व्ड सरफेस है, अब यहाँ इंटीग्रेशन के बिना फ्लक्स नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मैं इस तरफ कोई एलिमेंट सिलेक्ट करूंगा तो उस एलिमेंट के लिए आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन, यहाँ छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करूंगा सरफेस का, तो वो छोटा सा हिस्सा एक फ्लैट सरफेस जैसा बन पाएगा और उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक बात है ना? तो इसलिए अगर मैं इधर सिलेक्ट करूंगा तो इधर की तरफ होगा। तो मैं हर जगह अलग अलग जगह एरिया सिलेक्ट करूंगा तो उस एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल जो है वो इस प्रकार चेंज होता जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां सिलेक्ट करूंगा तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा होगा, यहां करूंगा तो ऐसा होगा, यहां करूंगा तो ऐसा होगा, यहां करूंगा तो आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा आएगा, है ना। नॉर्मल मतलब सरफेस को जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा ना। जो नॉर्मल होता है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इस सरफेस पे मैं कहीं भी टेंजेंट बनाता हूं किसी पोजीशन पे, उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो भी बाहर निकलता हुआ, अंदर जाता हुआ नहीं, बाहर निकलता हुआ परपेंडिकुलर, वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन हर जगह चेंज होती जाएगी, देखो आप। ठीक है, इस सर्कुलर फेस पर मैं अलग अलग जगह अगर नॉर्मल बनाता जाऊं तो देखो आप, हर बार नॉर्मल की डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना। ठीक बात है ना। तो इसलिए इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पर, इस सिलेंडर के ऊपर यहां इस जगह पर एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूं, छोटा सा फ्लैट सरफेस यहां पर बना लिया सिलेंड्रिकल सरफेस के टॉप पे, इस टॉप पोजीशन पर मैंने छोटा सा एरिया वेक्टर बना लिया। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल DA3 इस डायरेक्शन का होगा। दिख रहा है आपको? अगर मैंने इस सिलेंडर के टॉप पर या टॉप पोजीशन पर यहां छोटा सा पार्ट ले लिया इसका, तो उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल ऐसा बनेगा। ठीक बात है। और इसी पोजीशन पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड शो करूं तो इस पोजीशन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन का होगा। तो क्या आपको नजर आ रहा है कि इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है? क्या दिखाई दिया आपको? तो इसलिए सरफेस 3 का जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो ऐसे लिखूंगा मैं, है ना, फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस 3। तीसरे सरफेस का जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो कुछ इस तरह से नजर आएगा मुझे, और वो होगा phi3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट DA3। तो अब चेक करें, इस पर्टिकुलर जगह पे E वेक्टर और DA3 वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है ना। मैं किसी दूसरी जगह चेक करूं, जैसे मैंने एक तो चेक किया इस जगह पे, ठीक है, एक तो मैंने चेक किया इस जगह पे टॉप पोजीशन पे, यहां चेक किया इस जगह पे, अब मैं चेक करना चाहता हूं इस जगह पे। तो इस जगह पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल ऐसी निकलेगी बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हॉरिजॉन्टल है और वो इस डायरेक्शन का है। तो इस पोजीशन पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको दोनों पेन दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री पर है एक दूसरे से। ठीक है, अब आप देखिए इस कर्व्ड सरफेस पे मैं किधर भी एरिया वेक्टर बनाऊं और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, इधर बनाऊं, नीचे बनाऊं, ठीक है, आपको हमेशा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री दिखाई देगा। क्या नजर आ रही मेरी बात? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? इस कर्व्ड सरफेस पे मैं किसी भी पोजीशन पे छोटा सा एलिमेंट ले लूं तो उस एलिमेंट का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो फिक्स्ड है हॉरिजॉन्टल, तो इनके बीच का जो एंगल है वो फिक्स्ड है, वो 90 डिग्री रहेगा हर जगह। देखो हर जगह एंगल 90 डिग्री आ रहा है, चाहे मैं किधर का भी एरिया लेता हूं, राइट? ओके, तो इस वजह से अब मैं कह सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ E का मॉड इंटू DA3 का मॉड इंटू cos 90, और cos 90 जीरो होता है तो अंदर की पूरी चीज जीरो हो गई, तो इसका मतलब phi3 की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन जीरो। अब इंटीग्रेशन जीरो मतलब आंसर तो जीरो ही आएगा। क्या बात पकड़ में आई? क्या थिंकिंग समझ में आया? ठीक है, इस कर्व्ड सरफेस का, ये जो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, ये तीसरा हिस्सा जो है सिलेंडर का, सिलेंडर के 3 हिस्से हैं, एक इधर का सर्कल 1,
एक इधर का सर्कल 2 और एक कर्व्ड हिस्सा। तो कर्व्ड हिस्से का डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इंटीग्रेशन से कर सकते थे, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि उस इंटीग्रेशन में किसी भी जगह में एलिमेंट लूं तो हर जगह के एलिमेंट में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपस में 90 डिग्री आ रही है, तो इसलिए इंटीग्रेशन का आंसर 0 आएगा। अब इन तीनों को जोड़ ले तो टोटल फ्लक्स इस क्वेश्चन का डेवलप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का टोटल फ्लक्स मुझे इस प्रकार से मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ सिलेंडर, सिलेंडर से लिंक्ड टोटल फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, तो φ1 की जगह पाई ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, φ2 की जगह माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और φ3 की जगह 0 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा? 0। राइट, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ चुका है, क्लियर है? बढ़ सकता हूं मैं आगे? ओके, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आज का सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। गिवन a point charge q placed at center of sphere of radius r, find flux linked with entire surface of sphere। अब स्फीयर स्पेरिकल शेप है, तो कर्व्ड सरफेस है उसका, स्फीयर है, गोला है, फुटबॉल गेंद की तरह, राइट? तो स्पेरिकल शेप है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं इस प्रकार से। ये एक स्फीयर हो गया, ठीक है। अब इस स्फीयर पे के सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, यहां पे एक पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, राइट? तो इस स्फीयर का एक छोटा हिस्सा पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इस स्फीयर पे, ये स्फीयर है, सर्कल नहीं है ना? तो ये गेंद है, फुटबॉल है, चूड़ी नहीं है, गेंद को समझना है, फुटबॉल समझना है, इसको गेंद समझना है। तो ये स्पेरिकल शेप है इस प्रकार का, ठीक है। इस स्फीयर पे मैं किसी भी जगह एक छोटा सा एलिमेंट सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मैं इस जगह पे इस गेंद का छोटा सा, स्फीयर का छोटा सा हिस्सा मैंने इस जगह पे ले लिया, दिखाई दे रहा है आपको, राइट? स्मॉल पार्ट ले लिया, स्मॉल एलिमेंट ले लिया। तो इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर है ना, अब स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, तो आउटवर्ड जो नॉर्मल होगा, है ना, नॉर्मल हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। अब आप देखिए, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस पॉइंट पे टेंजेंट तो ऐसा बनेगा ना, ये टेंजेंट होगा, और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होगा
वो नॉर्मल होगा, तो इस पॉइंट पे नॉर्मल आउटवर्ड वो भी, तो आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन इस समय डीए वेक्टर की डायरेक्शन होगी, राइट, स्पीयर पर डीए वेक्टर समझ में आया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा, तो बाकी तो कोई चार्ज है नहीं, केवल एक चार्ज स्मॉल क्यू सेंटर पे रखा हुआ है, तो किसी एक चार्ज की वजह से उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता है KQ/R², इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो हम जानते हैं। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर ये एरिया वेक्टर लिया है हमने, इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन ई वेक्टर का आएगा, राइट, और ये ई वेक्टर आएगा KQ/R² मैग्नीट्यूड में, है ना। तो अब हम लिख सकते हैं कि सिलेक्ट वेरी स्मॉल एरिया ऑन surface of sphere as dA, then direction of dA vector is radial outward, है ना, रेडियस पे आउटवर्ड डायरेक्शन उस दिए वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ डीए वेक्टर इज ई वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन डिस्टेंस R का स्क्वायर। सेंटर से इस पोजीशन तक का डिस्टेंस रेडियस R के बराबर होगा, ठीक है, इसमें कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, ये डिस्टेंस रेडियस R के इक्वल होगा। तो इसलिए उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू KQ/R² या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R², ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप चेक करो, स्फेरिकल सरफेस पे एक गोला इमेजिन करो, इस गोले के किसी भी जगह पे, कहीं पे भी, किसी भी जगह, मैं इस जगह पे छोटा सा एलिमेंट लूं, चाहे इस जगह लूं, चाहे इस जगह लूं, चाहे इस जगह लूं, किसी भी जगह लूं, ठीक है ना। मैं अलग जगह भी लेके दिखा देता हूं, जैसे मान लो मैं इस जगह एलिमेंट लेता हूं, यहां पे छोटा सा पार्ट लेता हूं गोले का, तो इस जगह रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगी वही नॉर्मल की डायरेक्शन होगी, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, है ना। अगर मैं इस जगह टेंजेंट ड्रॉ करना चाहूं तो इस जगह टेंजेंट ऐसा बनेगा ना, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो ऐसी होगी, तो यहां का डीए वेक्टर इस तरफ होगा। और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करूं तो वो भी इसी लाइन पर आएगा, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। तो ई वेक्टर और इस जगह जो डीए वेक्टर है, उन दोनों के बीच का एंगल फिर 0 डिग्री होगा। तो यहां का जो भी डीए वेक्टर या डीए डैश वेक्टर है ना, उसकी डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम आ रही। ऐसे अगर मैं एंटायर स्फीयर के सरफेस पे किसी भी जगह, पूरे एंटायर स्फीयर पे, यहां 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 किसी भी जगह स्फीयर पर अगर मैं छोटा सा सरफेस, छोटा सा एरिया डीए वेक्टर ले लेता हूं, तो उसका जो आउटवर्ड नॉर्मल है और उस पॉइंट पर इस सेंट्रल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, वो दोनों पैरेलल ही आएंगी। क्या ये बात पकड़ में आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं टोटल फ्लक्स इस प्रकार से लिख सकता हूं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स, देयरफॉर टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स फाई होगा इंटीग्रेशन E डॉट dA। तो E की जगह E का मैग्नीट्यूड, dA की जगह dA का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस, इनके बीच का एंगल 0 डिग्री, राइट। और मैं पूरे स्फेरिकल सरफेस पर कहीं पे भी छोटा सा एलिमेंट लूंगा तो उस जगह का E वेक्टर और उस जगह का जो dA वेक्टर है उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, राइट। तो उस जगह का E वेक्टर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R²। और dA वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? dA, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है हमको।
तो कांस्टेंट्स बाहर निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो कांस्टेंट्स बाहर निकाल लेते हैं। वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर सॉरी स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, कैपिटल आर होना चाहिए यहां पे, क्योंकि रेडियस को मैंने कैपिटल आर लिया था। आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन में बचेगा केवल डी का इंटीग्रेशन। डी का इंटीग्रेशन मतलब क्या, ऐसे छोटे 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 जो स्पीयर पर हर जगह हम एलिमेंट लेंगे, सभी एलिमेंट्स का सरफेस एरिया जोड़ना है ना। यहां पर छोटा सा एलिमेंट लिया, यहां लिया, यहां लिया, तो पूरे स्पीयर पे सब जगह लेंगे, तो स्पीयर के हर जगह का छोटा छोटा एरिया जोड़ेंगे तो एक्चुअली क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ही तो मिलेगा। और एक गोले का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है वो आप जानते हैं, एक एंटायर गोले का, कंप्लीट एंटायर गोले का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई r²। सही है, ठीक बात है। तो इसलिए इस इंटीग्रेशन का, डीए इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा वो 4 पाई r² आएगा। तो इसलिए मुझे मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू चार्ज अपॉन r² इंटू, इसका इंटीग्रेशन का आंसर मिलेगा टोटल सरफेस एरिया मतलब 4 पाई r²। अब देखो r² से r² कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, और आपको फ्लक्स मिलेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। सिंपल है, क्या ये सवाल भी समझ में आ गया? अब अगर ये दोनों सवाल आपकी समझ में आ गए हैं तो हम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम समझ सकते हैं जिसको बोलते हैं, या लॉ समझ सकते हैं जिसको बोल सकते हैं हम गॉस लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिखाने का मकसद ही ये था कि आपको गॉस लॉ पकड़ में आ जाए, गॉस लॉ क्या होता है। तो अब गॉस लॉ को समझते हैं अपन, ठीक है। तो गॉस लॉ, तो अगला हेडिंग लिखते हैं अपन, गॉस लॉ। गॉस लॉ में पॉइंट नंबर 1, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if sigma q in represents sum of all charges placed inside a closed surface, then total flux linked with that closed surface is phi total is equal to sigma q in upon epsilon 0, and those charges which are outside closed surface do not take part to develop flux on that closed surface. अब इसका मीनिंग बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इस लॉ के अनुसार इफ सिग्मा क्यू इन, इन मतलब इनसाइड, रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, सिर्फ कौन से चार्जेस लेना है, सिग्मा क्यू इन, यानी किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखे हुए चार्जेस, देन टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दैट क्लोज सरफेस, phi total is equal to sigma q in upon epsilon 0, and those charges which are outside closed surface does not take part
टू डेवलप फ्लक्स ऑन दैट क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस के बाहर रखे हुए चार्जेस उस क्लोज सरफेस पर कोई फ्लक्स का निर्माण नहीं करते। ठीक है ना। ये जो गॉस ने लॉ दिया, इससे बहुत सारी बातें आसान होने वाली। जरा इस लॉ को डिटेल में इस प्रकार समझे। कंसिडर Q in 1, Q in 2, Q in 3 dot 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 many charges placed inside a closed surface of any shape and size let Q out 1, Q out 2, Q out 3 dot 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 be some more charges placed outside this closed surface। अब समझना है बात। हमारे पास एक किसी भी शेप का क्लोज्ड सरफेस है। ये एक क्लोज्ड सरफेस है ना। एक सरफेस है, आलू समझ लो आप। ठीक है, राइट। किसी भी टाइप का क्लोज सरफेस है ये, इस टाइप का एक सरफेस है ना, क्लोज्ड शेप कुछ भी हो। इसके अंदर कुछ चार्जेस रखे हुए, तो ये है Q in 1, ये है Q in 2, ये है Q in 3, और भी बहुत सारे चार्जेस इस पर रखे हुए। अंदर कुछ चार्जेस रखे हुए, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस अंदर रखे हुए, और इसके बाहर भी कुछ चार्जेस रखे हुए। तो इसके बाहर Q out 1, Q out 2, Q out 3, और बाहर भी कुछ चार्जेस और रखे हुए। ठीक है। तो अब इस क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स क्या होगा? तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स linked with this closed surface is phi total is equal to sigma q inside divided by epsilon 0। यानी हमको सिर्फ उन चार्जेस का सम टोटल लेना है जो सरफेस के, क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड, अंदर रखे हुए हैं। तो ये जो ब्लू से चार्जेस बनाए हैं, सिर्फ उनका सम करना है। यानी Q in 1 प्लस Q in 2 प्लस Q in 3, और ऐसे जितने भी अंदर रखे हुए उनका सम होगा, और अपॉन एप्सिलॉन 0, ये टोटल फ्लक्स होगा। बाहर रखे हुए चार्जेस का इसमें कोई रोल नहीं होगा। और ये बात गॉस थ्योरम की हम ऑलरेडी पिछले 2 सवालों में प्रूव कर चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं। देखो ये हमने प्रूव किया है। देखो इधर जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, जरा उसमें चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 में एक सिलेंडर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कैसे हुआ होगा, ये किसने पैदा किया होगा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा किसने किया होगा? आप इमेजिन करके देखें, किसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट किया होगा, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने क्रिएट किया होगा? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस होना चाहिए ना, क्योंकि पॉजिटिव से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ नेगेटिव चार्जेस होना चाहिए। क्या आपको ध्यान में आ रही है बात? कौन सा पकड़ में आया? लेकिन ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस इस सिलेंडर के अंदर नहीं है, बाहर है, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाले ये जो चार्जेस हैं, ये इस सिलेंडर के अंदर नहीं है। तो क्या सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज है? इस सिलेंडर के अंदर जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है सिलेंडर के अंदर। तो इसका मतलब इस सिलेंडर के से लिंक्ड टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 होना चाहिए। चेक कर लो, इस सिलेंडर के साथ लिंक्ड टोटल फ्लक्स का आंसर क्या आया था? 0। रीजन, इस सिलेंडर के अंदर एनक्लोज्ड कोई चार्ज नहीं है। क्या गॉस थ्योरम प्रूव हो रहा है? बात पकड़ में आई आपके, राइट? ठीक बात है। अब इसी प्रकार से अगला सवाल चेक करो। इस अगले सवाल में देखो, इस क्लोज्ड स्पेरिकल सरफेस, ये गोला है, इस गोले के बाहर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्यू चार्ज है। तो फिर इस स्पेरिकल सरफेस से लिंक्ड टोटल फ्लक्स कितना आना चाहिए? तो अंदर का चार्ज कितना है? क्यू। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। चेक कर लो इसका आंसर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या ये दोनों सवाल एक्चुअली गॉस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं? क्या थिंकिंग पकड़ में आया आपके? तो इस प्रकार से हमने प्रूव कर दिया गॉस लॉ कि गॉस लॉ जो बोल रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। और गॉस लॉ क्या कहता है कि जब भी आपको किसी भी क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड फ्लक्स की वैल्यू निकालना है तो चिंता मत करो, डायरेक्ट आंसर लिख दो। कैसे? बस क्लोज सरफेस के अंदर कितने चार्जेस रखे हुए उनको काउंट करके उसका सम कर लो। तो सिग्मा क्यू इन, सिग्मा मतलब सम ऑफ ऑल चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। और यही आंसर फ्लक्स का हमेशा आने वाला है, ऑलवेज। क्या लॉजिक एकदम क्लियर हो गया? थिंकिंग एकदम पकड़ में आ गया? गॉस लॉ समझ में आ गया अच्छी तरह से? अब इसके एप्लीकेशंस की बारी आती है। तो हम कुछ एप्लीकेशंस आज ले लेते हैं और कुछ एप्लीकेशंस अपन कल सीख लेंगे, मतलब अगले टर्म पे सीख लेंगे। चलिए, तो अब आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें सबसे पहले लेते हैं अपन क्लोज्ड सिलेंडर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, एक क्लोज सिलेंडर ले लेते हैं जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये एक्चुअली हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसका आंसर, कि इसका आंसर है टोटल फ्लक्स का 0, क्योंकि यही सवाल तो हमने एक सवाल के रूप में सॉल्व किया था ऊपर। तो आपको पता ही है इस सवाल का आंसर टोटल फ्लक्स का 0 आया था, राइट? है ना? और रीजन भी मैं बता सकता हूं आपको। अगर मैं इस सर्कल को 1 सरफेस मानता हूं, इस सर्कल को 2 सरफेस मानता हूं, और इस कर्व्ड सरफेस को 3 सरफेस मानता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इस डायरेक्शन का है
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। और अगर मैं एलिमेंट सिलेक्ट करता चलूं तो यहां एक सर्कल पे वन सरफेस पे अगर एक एलिमेंट सिलेक्ट करूं तो उसका जो एरिया वेक्टर DA1 आएगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में आएगी। अगर मैं इस तरफ एक एरिया वेक्टर लेता हूं तो जो सर्कल 2 है उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा DA2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन का है। और अगर मैं सिलेंड्रिकल सरफेस पे छोटा सा एरिया लेता हूं तो उसका DA3 वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट। तो इस एरिया के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स E.DA करेंगे तो E इंटू पाई आर स्क्वायर आएगा। इसके कारण करेंगे तो E इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू कॉस 180 क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, सही है। और इसके कारण करेंगे तो जीरो आएगा, तीनों का सम करेंगे तो जीरो आएगा। लेकिन गॉस थ्योरम से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, हमें गॉस थ्योरम पता है तो गॉस थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज है क्या, नहीं है। जब सिलेंडर के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फिर टोटल फ्लक्स इस सिचुएशन में इस सिलेंड्रिकल सरफेस से लिंक क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि सिग्मा क्यू इन की वैल्यू जीरो है। क्या सिंपल है, पहला वाला एस्पेक्ट तो आपकी समझ में आ ही गया, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। क्या मैं अगली वाली सिचुएशन पे आ जाऊं, तो मैं सेकंड सिचुएशन पे आ जाता हूं। तो सेकंड सिचुएशन है क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस in uniform electric field as shown। अब एक क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस ले लेते हैं जो इस प्रकार रखा हुआ है। आधा तरबूज कटा हुआ समझ लो आप, इस प्रकार रखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन का है। राइट अब चेक कर सकते हैं कि टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम एक तो स्मॉल एलिमेंट इधर ले लेंगे, इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, इसको मैं DA1 वेक्टर कह देता हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन का है, तो इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ आएगी, E वेक्टर। तो एरिया वेक्टर और DA1 वेक्टर और E वेक्टर एक दूसरे के 180 डिग्री पर एंगल पर है। तो ये जो सर्कुलर वाला पोर्शन है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इंटू, अब सर्कुलर सरफेस एक फ्लैट सरफेस है, हेमिस्फीयर है ना ऐसा, उसका इधर वाला जो सर्कल है वो फ्लैट सरफेस है, तो उस फ्लैट सरफेस का पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस r है सर्कल की तो ठीक बात है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू कॉस 180, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स हो गया। ये फ्लक्स हो गया कौन से पोर्शन का, केवल सर्कुलर पोर्शन का। अभी मैंने केवल इतने हिस्से का फ्लक्स निकाला है, इसको मैं ऐसे नीले से कर देता हूं। मैं इस नीले पोर्शन का फ्लक्स मैंने निकाला है, केवल इस हिस्से का फ्लक्स मैंने फाइंड आउट किया है, सही है। अब मुझे बचे हुए हेमिस्फेरिकल शेप, जो हेमिस्फेरिकल शेप है, ओके,
उसका मुझे फ्लक्स निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा, तो वो भी निकाल लूंगा इस प्रकार से। जरा देखिए, तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा एलिमेंट इस प्रकार से सिलेक्ट कर लिया, सही है। तो इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर जो है वो आउटवर्ड नॉर्मल होगा। नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाने जाऊं तो टेंजेंट तो ऐसा बनेगा ना, और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल जो बनेगा वो इस डायरेक्शन का बनेगा। तो ये होगा DA2 वेक्टर, सही है, क्लियर है। तो इस DA2 वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में तो कुछ भी एंगल आएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन का होगा ना, तो E वेक्टर तो इस डायरेक्शन का है और DA2 वेक्टर इस डायरेक्शन का है। तो इनके बीच में तो कोई भी एंगल आ सकता है किसी भी प्रकार का, राइट। ओके, अब मुझे फ्लक्स डिफाइन करना है तो मैं क्या करूं, मैं इस DA2 वेक्टर के कंपोनेंट कर दूं। वेक्टर है ना, तो कंपोनेंट किए जा सकते हैं। तो एक कंपोनेंट तो इस तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, राइट, ठीक है। तो अगर ये एंगल बिटवीन E वेक्टर और DA2 वेक्टर थीटा है, तो इधर वाला कंपोनेंट DA2 cos थीटा हो गया और इधर वाला कंपोनेंट DA2 sin थीटा हो गया। तो दो फ्लक्स आएंगे, एक E का DA2 cos थीटा के साथ और एक E का DA2 sin थीटा के साथ। लेकिन ध्यान से देखो, E वेक्टर और DA2 sin थीटा आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पर। तो ये जो E वेक्टर है और ये जो DA2 sin थीटा है, क्या ध्यान में आई मेरी बात, राइट। ये आपस में 90 डिग्री पर होने की वजह से इनके बीच से जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब ये जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है ये कोई फ्लक्स क्रिएट नहीं करेगा। मतलब फ्लक्स सिर्फ कौन क्रिएट करेगा, सिर्फ DA2 cos थीटा क्रिएट करेगा। क्या थिंकिंग समझ में आई, ठीक बात है। इसका मतलब जो सेकंड फ्लक्स में लिखना चाहूंगा वो होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि वो हेमिस्फेरिकल गोलाकार सरफेस है ना, तो इंटीग्रेशन से लिखना पड़ेगा, है ना। E डॉट DA2 cos थीटा, तो E का मॉड इंटू DA2 cos थीटा का मॉड इंटू cos 0 डिग्री, राइट। ओके, ये जो cos कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में एरिया का, तो इसका मतलब फ्लक्स केवल cos कंपोनेंट से बनेगा, है ना। तो E तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। cos 180 यहां पर है, cos 180 -1 होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, प्लस E बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा सिंपली DA2 cos थीटा, ठीक है, राइट। cos थीटा मतलब क्या, वो एरिया का प्रोजेक्शन है, एरिया का शैडो है, परछाई है। वो cos थीटा मतलब क्या है, वो एरिया का प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन, परछाई, ठीक बात है, राइट। ओके, ये बात हमने वेक्टर्स में सीखी थी, एरिया का प्रोजेक्शन, है ना। तो ये अगर एरिया का प्रोजेक्शन है DA2 cos थीटा, तो इसका मतलब जो हेमिस्फेरिकल एरिया है, जो अर्धगोलाकार एरिया है, उसकी परछाई, राइट। अब इमेजिन करो ऐसा तरबूज का गोलाकार हिस्सा है, ठीक है, ओके। अगर मैं इस तरफ से लाइट डालता हूं, इधर से लाइट डालता हूं, तो इसकी परछाई दीवार पर, इधर दीवार पर एक सर्कल के रूप में आएगी। क्या बात पकड़ में आई, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया, शैडो। ये जो गोलाकार सरफेस है, इस गोलाकार सरफेस की जो शैडो दीवार पर आएगी, इधर दीवार है अगर, और यहां से लाइट डालूं, है ना, तरबूज इमेजिन करो, ऐसा तरबूज रखा हुआ है आधा कटा हुआ, ठीक बात है, और इधर से लाइट डालूं अगर मैं, तो ये जो गोलाकार सरफेस है इधर वाला, इसकी परछाई एक सर्कल के रूप में आएगी ना, और वो सर्कल πr² ही तो होगा। इसका मतलब ये जो cos कंपोनेंट है इसका इंटीग्रेशन πr² होगा। तो इसलिए मुझे टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, तो एक cos 180 की जगह माइनस आ जाएगा, तो -E πr² और प्लस E इंटू ये चीज जो होगी वो πr² के इक्वल होगी, यानी दोनों को ऐड करेंगे
तो फाई टोटल की वैल्यू जो आनी है वो कितनी आनी है? 0। क्या थिंकिंग समझ में आया? ओके, तो फाई टोटल कितना मिला? 0। तो फाई टोटल की वैल्यू मिली 0। क्या ये थॉट समझ में आया? 0। लेकिन ये इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। अब आप गॉस थ्योरम से डायरेक्टली बोल सकते हो ना, अगर इस पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो तो आप क्या बोल सकते हो कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है वो उन चार्जेस से पैदा हो रहा है जो चार्जेस इस अर्ध गोलाकार आकृति से बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाले चार्जेस तो बाहर होंगे ना, राइट? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से चला आ रहा है, तो इधर कहीं तो भी चार्ज होगा और इधर कहीं तो भी चार्ज होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो चार्जेस तो गोले के बाहर है, आधे गोले के बाहर है। तो आधे गोले के सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं। तो इनसाइड टोटल चार्ज क्या है? 0। अगर सिग्मा क्यू इन इनसाइड चार्ज 0 है तो टोटल फ्लक्स क्या होना चाहिए? 0। इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या थिंकिंग समझ में आया? क्या थॉट आपके माइंड में सेट हुआ? कोई शक की गुंजाइश तो नहीं? थॉट एकदम क्लियर है, राइट? मैंने ई डॉट डी ए करके भी प्रूव कर दिया, और गॉस थ्योरम तो आपको पता ही है, उससे भी ये प्रूव हो रहा है। क्या हर जगह गॉस थ्योरम सही साबित हो रहा है? क्या थिंकिंग पकड़ में आया? राइट? तो ऐसी सिचुएशन में टोटल फ्लक्स लिंक इसके साथ क्या होगा? 0। अगली सिचुएशन ले लेते हैं कुछ इस तरह की। अब इसमें भी मैं लिखता नहीं हूं, डायरेक्टली बना लेता हूं डायग्राम। इस प्रकार से हमारे पास एक अर्ध गोलाकार क्लोज्ड हेमिस्फेरिकल सरफेस है। क्लोज्ड मतलब इधर से सर्कल बना हुआ है और इधर हेमिस्फीयर, क्लोज सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इस डायरेक्शन का है। तो हमको निकालना है टोटल फ्लक्स लिंक्ड। सही है? हमको टोटल लिंक्ड फ्लक्स चाहिए। सिंपल थॉट, ठीक है? तो इसका टोटल फ्लक्स, अब आप गॉस थ्योरम यूज करो तो डायरेक्टली आंसर दे सकते हो, दे सकते हो ना आंसर। गॉस थ्योरम लगाओगे तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू अंदर कितनी हो गई? सॉरी, उस पूरे सरफेस, क्लोज सरफेस से लिंक टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? 0। कुछ विशेष सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या थिंकिंग पकड़ में आया आपके? राइट? ओके। अंदर कोई चार्ज नहीं। अगर अंदर कोई चार्ज नहीं तो फिर टोटल फ्लक्स 0। क्या थॉट माइंड में सेट हुआ? ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं, तो अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूं। पाई टोटल, टोटल फ्लक्स कितना है? 0। और मैं ई डॉट डी ए करके भी दिखा सकता हूं, ऐसे भी समझा जा सकता है ई डॉट डी ए करके। लेकिन आंसर उस केस में भी 0 ही आएगा। ठीक है? बढ़ सकता हूं मैं आगे। तीसरी सिचुएशन पकड़ में आ गई। अंदर कोई चार्ज नहीं, इसलिए टोटल फ्लक्स 0। गॉस थ्योरम का यूज करके डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ओके, अब अगली सिचुएशन पे आता हूं, पॉइंट नंबर 4। A point charge Q placed at center of circular face of closed hemisphere। अब देखिए, ये एक क्लोज्ड हेमिस्फीयर है। क्लोज्ड है मतलब नीचे से सर्कल से ढक दिया है, ठीक बात है, राइट? तो क्लोज्ड हेमिस्फीयर हो गया, और इसके जो सर्कुलर पार्ट है उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक? तो इस क्वेश्चन में और ऊपर वाले क्वेश्चन में फर्क था। देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। क्या फर्क है? इस क्वेश्चन में
इस क्लोज सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज नहीं था, लेकिन यहां एक पॉइंट चार्ज बाउंड्री पर है, तो उसे इनसाइड भी तो मान सकते हैं। सही है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया? ठीक है ना? ओके, तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है सिचुएशन में। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हेमिस्फीयर रखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने वाले चार्जेस हेमिस्फीयर से बाहर थे, इसलिए गॉस थ्योरम से डायरेक्टली जीरो फ्लक्स लग गया, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, ये चार्ज बाउंड्री पे रखा हुआ है, तो थोड़ा तो अंदर कहलाएगा ये। सही है, ठीक बात है। तो इसके कारण हम कैसे टोटल फ्लक्स निकालेंगे? बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखो आप, हम क्या करने वाले हैं। हम पहले इसे क्लोज्ड सरफेस बना लेंगे, इमेजिनरी आधा गोला इसके साथ जोड़ देंगे। ये हमने इमेजिनरी आधा गोला इसके साथ जोड़ दिया, तो अब ये पूरा गोला बन गया। ठीक है, मैंने नीचे का एक इमेजिनरी हेमिस्फीयर आधा गोला इसके साथ जोड़ दिया। सही है, ठीक बात है। अब टोटल फ्लक्स कितना होगा आप ही बताओ। अब इस गोले का टोटल फ्लक्स हो जाएगा इस सरफेस का टोटल फ्लक्स हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन 0, क्योंकि अंदर Q चार्ज रखा हुआ है, तो पूरे गोले के अंदर Q चार्ज रखा है। तो हमने ऊपर सवाल सॉल्व किया था कि पूरे स्पीयर के अंदर Q चार्ज रखा है, तो टोटल फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन 0। सही है, लेकिन इसको हम दो आधे आधे हिस्सों में बांट भी तो सकते हैं। ठीक बात है, राइट? ओके, तो इसको हम दो आधे आधे हिस्सों में बांट देते हैं। कैसे? देखो, हम एक आधा हिस्सा ऐसे ले लेते हैं। ठीक बात है, ओके, और एक आधा हिस्सा ऐसा ले लेते हैं। क्या आपको बात समझ में आई? तो Q चार्ज यहां रखा हुआ है, तो इस एडिशन से, इस जोड़ने से हमको ये चीज मिल रही है। ये आधा गोला, ये आधा गोला मिलाकर ये पूरा गोला। क्या लॉजिक पकड़ में आया? अब जरा मैं फ्लक्स लिखना शुरू करूं, तो इस पूरे गोले का फ्लक्स तो होगा Q बाय एप्सिलॉन 0। क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, तो मैं सिमेट्री से बोल सकता हूं कि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। सारे प्रकार के फ्लक्सों को जोड़कर, यानी इस पूरे स्पीयर के छोटे 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 सब पार्ट्स कर दूं, तो हर पार्ट का फ्लक्स जोड़कर टोटल मिल रहा है ये। सही है, तो मैंने अगर इसको दो आइडेंटिकल एक जैसे आधे आधे हिस्सों में बांटा है, इस पूरे गोले को दो आधे आधे गोलों में सिमेट्रिकली बांट दिया है ना, सिमेट्री में बांट दिया, आधा इधर और आधा इधर, तो आधा फ्लक्स इसके साथ जुड़ेगा, यानी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 का आधा फ्लक्स इसके साथ जुड़ेगा, और आधा फ्लक्स इसके साथ जुड़ेगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 बाई 2। सही बात है? क्या थॉट समझ में आया भाई? इस वाले पूरे गोले का फ्लक्स, इस पूरे गोले का जो फ्लक्स है, वो फ्लक्स तो Q बाय एप्सिलॉन 0 होगा गॉस थ्योरम से, और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जोड़कर बनता है, तो उस गोले के छोटे 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 हिस्सों के फ्लक्स को जोड़कर टोटल फ्लक्स बनेगा। तो अगर मैंने इस गोले को दो आधे आधे हिस्सों में बांट दिया है, तो आधे गोले का फ्लक्स इसका आधा होना चाहिए, और बचे हुए आधे गोले का फ्लक्स भी इसका आधा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के सरफेसेस, शेप वगैरह सब कुछ सिमेट्रिकल है। सिमेट्री का फायदा उठा के मैं बोल सकता हूं कि आधा फ्लक्स इसके साथ होना चाहिए, आधा फ्लक्स। अब मुझे जो ओरिजिनल सवाल दिया था उसमें पूरा गोला दिया था कि आधा गोला दिया था, आप ही बताओ। आधा गोला दिया था ना, तो इस आधे गोले के इस वाले पोजीशन पे अगर Q चार्ज रखा हो तो फ्लक्स कितना होना चाहिए? Q बाय 2 एप्सिलॉन 0। क्या आंसर आ गया? क्या इस
सिमेट्री वाली सिचुएशन से अब हमको हमारा आंसर मिल गया। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर, देयरफॉर यूजिंग सिमेट्री वी कैन से दैट total flux for situation as shown below। अगर सिचुएशन में एक ऐसा हेमिस्फेरिकल क्लोज सरफेस है जिसके सर्कुलर पार्ट के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसका टोटल फ्लक्स लिखने का तरीका होगा Q अपॉन 2ε0। वहां से क्या थिंकिंग समझ में आ गया? थॉट आपके माइंड में सेट हो गया? आधे गोले का फ्लक्स निकालना समझ में आ गया अच्छी तरह से? कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है? पढ़ सकते हैं अपन आगे, राइट। अब जरा एक अगली सिचुएशन इस प्रकार से ले लें। पॉइंट नंबर 5, a point charge Q is placed at center of circular face of closed cylinder। अब इस सिचुएशन को चेक करें। सिचुएशन कुछ ऐसी है, आपके पास एक क्लोज्ड सिलेंडर है, राइट। ये क्लोज सिलेंडर है, इसके एक सर्कुलर फेस, इसका एक सर्कुलर फेस के सेंट्रल पॉइंट पर आपने क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है। अब इसके कारण आपको टोटल फ्लक्स चाहिए। सेम लॉजिक लगाओ जो पीछे लगाया था। पहले इसमें सिमेट्री पैदा करो इस प्रकार, ये जो क्यू चार्ज है ये किसी क्लोज सरफेस के इनसाइड चार्ज बन जाए। कोशिश करो सिमेट्री से इस सिचुएशन को इस प्रकार बनाने की। तो अगर मैं अपने इमेजिनेशन से एग्जैक्टली आइडेंटिकल, बिल्कुल ऐसा का ऐसा एक सिलेंडर, जैसा ये ऊपर सिलेंडर दिया है, ऐसा का ऐसा एक सिलेंडर अगर मैं इस प्रकार नीचे बना लूं, तो ये दोनों मिलाकर एक टोटल सिलेंडर बन जाएगा जिसके अंदर ये पॉइंट चार्ज रख दिया गया है। क्या अब आपको इमेजिनेशन पकड़ में आया? जो ऊपर मैंने किया वही तो वापस रिपीट कर रहा हूं। तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा, इसका जो टोटल फ्लक्स होगा इस सरफेस, इस पूरे का टोटल फ्लक्स, ये एंटायर सिलेंडर एक मान लो, अब ऊपर और नीचे से जोड़ दिया तो एंटायर सिलेंडर के इनसाइड पहुंच गया क्यू। अब क्यू इनसाइड हो गया ना, ठीक बात है। तो क्यू इनसाइड हो गया, तो इसलिए गॉस थ्योरम के हिसाब से इसका टोटल फ्लक्स मैं कैसे लिख सकता हूं? तो इसका फाई टोटल मैं लिख सकता हूं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या आपको कोई शक तो नहीं? राइट। और ये सिलेंडर सिमेट्री के आधार पर कहूं तो कैसे बना हुआ है? तो ये सिलेंडर सिमेट्री के आधार पर कैसे बना हुआ है जरा चेक करो। तो मैं इस सिलेंडर को दो पार्ट्स में सिमेट्रिकली तोड़ देता हूं। इसमें से एक हिस्सा एक आधा सिलेंडर है, सही है, और इसके इस वाले फेस के पोजीशन पर यहां एक चार्ज रखा हुआ है, और इसका दूसरा हिस्सा इस प्रकार से है। ठीक है, राइट। ऐसे दो सिमेट्रिकल हिस्सों में बटा हुआ है ये, और यहां पर पॉइंट चार्ज। क्या इसको दो हिस्सों में बांट दिया? आपको समझ में आ गया? इनको ऐसे दो हिस्सों में, टुकड़ों में बांट दिया। अब फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, और टोटल फ्लक्स इस पूरे सिलेंडर जो अपन ने
फॉर्म किया है पूरा सिलेंडर, इसके अंदर का चार्ज क्यू होने की वजह से टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन जीरो है। ये फ्लक्स सारे सरफेसेस का मिलाकर टोटल हो जाएगा फ्लक्स। तो इसलिए आधा फ्लक्स ऊपर वाले सिलेंड्रिकल पार्ट और आधा फ्लक्स नीचे वाले सिलेंडर पार्ट का होना चाहिए, ताकि टोटल फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, जुड़ के टोटल फ्लक्स बन जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले हिस्से का जो फ्लक्स होना चाहिए वो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो का आधा होना चाहिए, और इस वाले पार्ट का जो फ्लक्स होना चाहिए वो भी Q बाय एप्सिलॉन जीरो का आधा होना चाहिए। अब हमको क्वेश्चन में तो केवल इतना ही हिस्सा दिया था, तो क्या इतने हिस्से का फ्लक्स अब समझ में आ गया कितना होना चाहिए? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या लॉजिक एकदम पहले वाले सवाल जैसा ही है? सिंपल हो गया थॉट, ठीक बात है। तो अब हमको पता है कि हमको जो सिचुएशन दी थी उस सिचुएशन का आंसर क्या है, ठीक है। सिमेट्री का इस्तेमाल करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यूजिंग सिमेट्री, नाउ द फ्लक्स लिंक्ड फॉर सिचुएशन बिलो। तो अब इस सिचुएशन का जो फ्लक्स है ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो फाई टोटल इज इक्वल टू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो। क्या थीम एकदम क्लियर है? सिचुएशन ध्यान में आ गई थीम अच्छी तरह से, ठीक बात है। इसी टाइप के कुछ सवाल अगले वाले लेक्चर में और ले लेंगे, तो गॉस थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। फिर सवाल लेते हैं और फिर अगले वाले पार्ट पर आ जाएंगे, ठीक है।